हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आप लोगों सभी लोगों का एपीजीए क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किए, आज फिर हम पढ़ेंगे तरंग। तरंग क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तरंग क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में क्या होता है, पानी है, पानी है, ठीक है। तो जब हम तालाब में पानी रहता है तो उसमें क्या करते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा जब उसमें फेंकते हैं, तो जब भी हम उसमें कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा गिरा और उसके बाद क्या होता है, किनारे पर ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है और ऐसे करते हुए वो पूरे किनारों तक पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तरंग ये क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, पानी में क्या हो रही है, तरंग उत्पन्न हो रही है। तो तरंग को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किसे कहेंगे तरंग, इसको हम जानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी पानी के में पत्थर फेंकते हैं या कोई भी चीज फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि हलचल उत्पन्न हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, हलचल हो रहा है, तभी ये क्या हो रहे हैं, किनारे तक पहुंचते हैं तरंग। तो हम कह सकते हैं, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा कि तरंग एक प्रकार का हलचल है। हम देख रहे हैं जैसे ही पानी में हमने क्या किया, पत्थर को फेंका तो वहां पर कंपन होना शुरू हुआ, यानी हलचल होना शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं तरंग एक प्रकार का हलचल है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये तो तरंग हो गई। अब तरंग गति क्या होती है, तरंग गति, तरंग गति, तरंग को तो आपने समझ लिया कि तरंग एक प्रकार का हलचल है, ठीक है। अब तरंग की गति क्या होती है, हमने देखा कि जब यहाँ पर हलचल उत्पन्न हुआ तो ये किनारे पर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। ये किनारे पर क्या हुआ, ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ना शुरू हुआ। तो तरंग गति क्या होती है कि हलचल या तरंग को आगे बढ़ने की क्रिया को, अब यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ते हुए किनारे तक आता है, चारों तरफ किनारे तक जाता है। तो चारों तरफ किनारे तक जाता है तो हम कह सकते हैं कि तरंग के आगे बढ़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ तरंग गति। अब आगे देखेंगे क्या होता है। तो आगे देखेंगे, तरंग के डिफिनीशन हमने जान लिया, तरंग गति जान ली। अब देखेंगे तरंग को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, तरंग को दो भागों में बांटा गया है, यानी तरंग के दो भाग होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग है, और दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक होता है यांत्रिक तरंग है, दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब यांत्रिक तरंगे किसे कहेंगे यांत्रिक तरंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यांत्रिक तरंग क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे यांत्रिक तरंगे। जैसे जब हम क्या होता है कि हम बात करते हैं किसी से भी, तो हमारी आवाज दूसरे तक जाती है, तो इसके बीच में वायु एक माध्यम है, यानी माध्यम अगर वायु नहीं होता तो हमारी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। तो उसी को कहते हैं यांत्रिक तरंगे, यानी वे तरंगे जिनकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे, यानी इसमें माध्यम चाहिए, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी इनके लिए माध्यम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं।
ठीक है ना। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यांत्रिक तरंगों में क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। जैसे हम क्या होता है, मोबाइल से बात करते हैं तो हमारी जो भी हम यहाँ से बात कर रहे हैं, कहीं भी करते हैं, देश विदेश कहीं भी करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही हमारी बात वहां तक पहुंचती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखेंगे। अब देखिए, हमने जाना कि यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब यांत्रिक तरंगों के बारे में हमने जान लिया कि जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अब बात करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें में श्रृंग एवं गर्त बनते हैं। श्रृंग एवं गर्त का मतलब जैसे ऐसे बनते हैं। तो ये जो ऊपर का सिरा होता है इसे हम कहेंगे श्रृंग, और जो नीचे का सिरा होता है इसे हम कहते हैं गर्त। श्रृंग, ये गर्त। तो जो नीचे का सिरा होता है ये गर्त होता है, ये होता है श्रृंग, ये श्रृंग और ये गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगें में तरंगें होती हैं जो लंबवत कंपन करती हैं। लंबवत का मतलब ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है। तो और उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, श्रृंग गर्त। ठीक है। जैसे हम क्या देखते हैं कि जनरली तालाबों में जब हम कोई टुकड़ा डालते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि तरंगे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करती रहती हैं। यानी उसमें क्या क्या होता है, जब ऊपर उठती हैं तो उसे श्रृंग कहते हैं, जब नीचे गिरती हैं तरंगे तो उसे हम कहते हैं गर्त। तो श्रृंग गर्त बनते रहते हैं और लंबवत ऊपर नीचे होते हैं। तो इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया द्रव्य के लिए कि जब हम पानी में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे क्या होती हैं, ऐसे ऐसे करती हुई दिखाई देती हैं। या फिर अब ठोस की बात कर लें तो ठोस में हम किसी स्प्रिंग को जब खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग भी ऊपर नीचे क्या करता है, कंपन करता है। ठीक। ये तरंगे गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि गैस के क्या होते हैं, अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, उसमें उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। अब बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होते हैं जिसमें क्या होता है, संचरण, संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। ऐसे होता है। ठीक है ना। संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है, यानी कहीं कहीं बहुत ऐसे बना रहे हैं हम, कहीं कहीं बहुत नजदीकी रहता है, कहीं कहीं दूर दूर हो जाता है। तो जो नजदीक होता है उसे कहते हैं संपीड़न। ठीक। और जो दूर दूर होता है उसे कहते हैं विरलन। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न एवं विरलन बनता है और तरंगें क्या होती हैं, समांतर चलती हैं। ठीक। अनुदैर्ध्य तरंगों को ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे सितार, वायलिन के तार को खींचकर छोड़ने पर उत्पन्न तरंगे। तो ये आपके हो जाएंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपके हो जाएंगे अनुप्रस्थ तरंग। दोनों के बारे में चर्चा हो चुका है, अब इसके आगे देखेंगे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आवर्तकाल।
आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? कोई कंपन करने वाला कण एक पूर्ण कंपन में, मान लीजिए क्या है, कोई कण यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, चलता हुआ शुरू होता है और फिर दोबारा यहीं आ जाता है, तो एक पूर्ण कंपन किया। तो कोई कंपन करने वाला कण एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लेगा उसे हम उसका आवर्तकाल कहेंगे। यानी कोई कंपन करने वाला कण एक पूर्ण कंपन में यहाँ से शुरू हुआ और फिर चल के यहीं आ गया, तो कोई कंपन करने वाला कण एक पूर्ण कंपन में जितना समय लेगा उसे हम उसका आवर्तकाल कहेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे आवृत्ति की। अब बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति आवृत्ति क्या होती है कि कोई कंपन करने वाले कण, जैसे मान लीजिए फिर वही एग्जाम्पल, यहाँ कोई कण है तो ये क्या कर रहा है, आवृत्ति किसे कहेंगे कि कोई कंपन करने वाला कण एक आवर्तकाल में जितने पूर्ण कंपन करता है। जितने पूर्ण करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आवर्तकाल 1 सेकंड ले रहे हैं तो 1 सेकंड में जितनी बार ये क्या करेगा, कंपन करेगा, उसी को हम कहते हैं उसकी आवृत्ति। ठीक है, यानी कोई कंपन करने वाला कण एक पूर्ण कंपन एक आवर्तकाल में या 1 सेकंड में जितनी कंपन करता है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो समझ में आया कि कोई कंपन करने वाला कण एक आवर्तकाल में या 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, मान लीजिए 5 बार 10 बार, जितनी बार 1 सेकंड में कंपन कर लेगा उसे हम उसकी आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब बात करेंगे आगे। आयाम। आयाम क्या होता है? मान लीजिए कोई कंपन करने वाला कण, ये कोई कण है, ये किसी ओर इधर या फिर इधर किसी भी दिशा में जितनी अधिक दूरी तय करेगा, मान लीजिए यहाँ से ए या बी पर, कहाँ से, यहाँ से, तो किसी भी दिशा में जितनी अधिक दूरी तय करेगा उसे हम उसकी आयाम कहते हैं। यानी कोई कंपन करने वाला कण मध्याह्न स्थिति से यानी बीचों बीच से जिधर भी किसी भी दिशा में जितनी अधिक दूरी तय करेगा उसे हम उसकी आयाम कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल व आवृत्ति में संबंध, इसमें संबंध क्या होता है कि n गुणे t बराबर 1, यानी आवर्तकाल और आवृत्ति के गुणनफल 1 के बराबर होता है। या फिर इसको कह सकते हैं n इक्वल टू 1/t या फिर t इक्वल टू 1/n। ये होता है आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, n गुणे t बराबर 1 या n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। ये आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध हो जाएगा। अब देखिए आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, तो उसमें संबंध होता है v इक्वल टू n लैम्डा। ये आपका आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। आवर्तकाल नहीं, सॉरी, तरंग गति और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध किसमें किसमें, तरंग गति या तरंग वेग कह सकते हैं। तरंग का वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उसमें ये संबंध है। आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, या फिर v इक्वल टू n का मान 1/t हो जाएगा, 1/t यहाँ लैम्डा हो जाएगा इसके साथ। यानी हम कह सकते हैं कि λ/t। ठीक, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा को तरंग दैर्ध्य से व्यक्त करते हैं जो एक दूरी ही होती है। फिर आगे देखेंगे। अब बात करेंगे
अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। पहला अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग। दूसरा श्रव्य तरंग और तीसरा पराश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग क्या होती है? वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम कहेंगे अपश्रव्य तरंगें, यानी इनका तरंग दैर्ध्य 20 हर्ट्ज से कम। यानी अपश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। अब बात करेंगे श्रव्य तरंगें। ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं। श्रव्य तरंगें यानी श्रव्य का मतलब होता है जिसे सुन सकें, तो यानी जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, जनरली बोलचाल की भाषा में सुनते हैं और बोलते हैं, उन्हें हम कहेंगे श्रव्य तरंगें। और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। और अपश्रव्य तरंगें ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, इन्हें हम नहीं सुन सकते। इसे खास तौर से कुत्ते और बिल्ली सुन सकते हैं। इसीलिए कभी भी जैसे भूकंप वगैरह आता है तो क्या होते हैं, कुत्ते और बिल्ली पहले ही क्या होते हैं, उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, तो अपश्रव्य तरंग है ये केवल कुत्ते और बिल्ली सुन सकते हैं। ये इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, इसकी वजह से हम इसे सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसे हम आसानी से सुन सकते हैं। अब है पराश्रव्य तरंग, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इन्हें हम सुन नहीं सकते। तो इन्हें सुनता कौन है? इन्हें सुनता जैसे चमगादड़ हुई या ब्लू व्हेल मछली है, वो क्या करते हैं, ऐसे तरंगों को सुन भी सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। इसलिए चमगादड़ क्या करती है, जब भी रात में अपनी शिकार के लिए निकलती है तो क्या होती है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है अपनी शिकार की जानकारी लेने के लिए कि हमारा शिकार कहाँ है, और शिकार की आवाज भी निकालती है। वो क्या होती है, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। यानी चमगादड़ और शार्क मछली, ब्लू व्हेल मछली पराश्रव्य तरंग को सुनती हैं और निकालती भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि पराश्रव्य तरंगों का यूज क्या है, कहाँ कहाँ पराश्रव्य तरंगें यूज की जाती हैं। तो पराश्रव्य तरंगें इनका यूज क्या है? ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगें अभी हमने बताया था कि चमगादड़ या ब्लू व्हेल मछलियां क्या करती हैं, अपनी शिकार के पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज करती हैं। उसके बाद इसका यूज और क्या क्या है, जैसे गठिया रोग जो बीमारी होती है उसमें भी हम पराश्रव्य तरंगों का यूज हमने क्या बताया कि पराश्रव्य तरंगों का यूज गठिया रोग जैसी बीमारी का इलाज करने में किया जाता है। और उसके बाद जो कीमती कपड़े होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जनरली धुलते नहीं हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं जिसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो मान लीजिए उसमें कोई खराबी आ गई, दरार हो गया या फट गया कहीं, तो उसका भी पता लगाने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं। दूसरी चीज, उन मशीनों की सफाई करने के लिए, जैसे नॉर्मल तो हम उसकी सफाई कर नहीं सकते, तो उसकी सफाई करने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए चिमनियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो चिमनियाँ होती हैं, उनकी भी सफाई करने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं, क्योंकि उनको आसानी से साफ तो कर नहीं सकते, इसलिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए तरंग, और तरंग में जो भी चीज़ें कंसेप्ट थी उसको हमने क्या किया, क्लियर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।